पसंद बताया, लेकिन वो जो 24% है वो बड़ा बटा हुआ वोट है। कोई चाहता है कि साहब ये बन जाए, कोई चाहता है कि वो बन जाए। तो मैं एक बार मनोज जी आपका रुख कर लेती हूँ। ये भी मुझे हैरान कर रहा है। मैं इस आंकड़े के कई सवालों के जवाब से आज थोड़ी अचंभित हूं, और अचंभित इसलिए हूं कि देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने 5 साल बहुत सक्सेसफुली रूल किया महाराष्ट्र को, लोग खुश थे, वो एकनाथ शिंदे से पिछड़ रहे हैं। 3% है, लेकिन पिछड़ तो रहे ना, नंबर 2 तो है। बड़ी खुशी हुई कि आप इस क्वेश्चन पे आई और इस क्वेश्चन का जवाब भी देना था। और इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा था कि बीजेपी 30% वोट पा रही है और देवेंद्र फडणवीस को 23.2 मिल रहा है। वहीं पे एकनाथ शिंदे जी के पार्टी को मिल रहा है 16.2% वोट और उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है 26.1। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आपकी पार्टी का वोट परसेंटेज और लीडर के वोट परसेंटेज से मैच नहीं कर रहा है। देखिए, मैंने क्या बोला कि जिन लोगों ने हिंदुत्व के ऊपर इस पार्टी को तोड़ा और उसको अलग किया, उसको बीजेपी के अंदर से भी वोट मिल रहा है। और ये पूरे सर्वे में जो हम लोग आंकड़े जो सुनते हैं, लोगों ने क्या बोला है, ये प्रमाणित कर रहा था कि बीजेपी के अंदर भी एकनाथ शिंदे को पॉपुलैरिटी मिल रही है। पहली बात। दूसरी बात, पॉपुलैरिटी मिल रही है। हाँ, या ये कहिए कि टांग पकड़ के खींचनी है? नहीं, टांग पकड़ के खींचने की। दूसरी बात तो मैं ये पूछ रहा हूं शोभना जी, कि आप ये बताइए कि आज कोल्हापुर में जो हुआ, एक पोस्टर के ऊपर में वहां पे हंगामा हुआ। राज्य के मुख्य गृह मंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी है। केसेस किसके ऊपर हुआ? हिंदू संगठनों के ऊपर हुआ। ये लोग समझ रहे हैं आज के डेट में कि देवेंद्र फडणवीस जी भी वही काम कर रहे हैं जो एनसीपी, और ये हमारे 4 दिन चले हैं उनके हंगामे के बाद। ठीक है, मैं समीर जी आपके पास आना चाहूंगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई ये औरंगजेब की औलादें यहां पर पैदा हो गई हैं, यानी कुल मिलाकर एक ध्रुवीकरण की कोशिश। हिंदुत्व, हिंदू वोट, यहीं घूम फिर कर बीजेपी इसी पर आ जाती है। देवेंद्र फडणवीस अगर एकनाथ शिंदे से पिछड़ रहे हैं तो इसका क्या आधार आप देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि मैं बड़ा आश्चर्यचकित इस सर्वे में कि देवेंद्र फडणवीस को एकनाथ शिंदे के पीछे छोड़ा गया। आप देखिए 2019 का जब चुनाव हुआ था, उसके बाद जो मुख्य लड़ाई शिवसेना की और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद को लेकर थी, बहुत क्लियर अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से कह दिया था कि देवेंद्र फडणवीस सबसे लोकप्रिय नेता है, हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता है महाराष्ट्र के, और यह चुनाव जो गठबंधन में हमने लड़ा है वह देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ा है, और वोट बैंक भी उन्हीं के नाम पर मिला हुआ है। मुझे लग रहा है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का कोई मुकाबला नहीं है। एकनाथ शिंदे ठाणे के नेता है, देवेंद्र फडणवीस पूरे महाराष्ट्र के नेता है। तो मेरे लिए बहुत आश्चर्यचकित है कि एकनाथ शिंदे को ठाणे के बाहर जाकर भी लोग इतना वोट दे दे, और देवेंद्र फडणवीस जो 5 साल इतना लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहा, आज भी आप देखिए 1 साल की जो एकनाथ शिंदे की सरकार होने जा रही है, उसमें सारे समय एकनाथ शिंदे ही कहते हैं कि देवेंद्र जी से पूछ के मैं बताता हूं। सारे बड़े फैसले वो लेते हैं, सारे बड़े मंत्रालय उनके पास है कि एक तरीके से विपक्ष भी हमलावर है और पब्लिक भी का भी मीडिया के सामने भी आप देखिए मुख्यमंत्री है, और सारे बड़े फैसले सत्ता चलाने के, सरकार चलाने के। जी, आप एक उदाहरण देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उस समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसमें सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस ने पूरी बात रखी थी। सुनील जी क्या कहेंगे? एकनाथ शिंदे से देवेंद्र फडणवीस अगर पिछड़ रहे हमारे इस आंकड़े में, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि देवेंद्र फडणवीस पिछड़ रहे हैं और एकनाथ शिंदे आगे जा रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे की लीडरशिप अनटेस्टेड है। देवेंद्र फडणवीस 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपनी नेतृत्व एस्टैब्लिश किया और 2019 में भी वही सेम रिजल्ट दिए जो 2014 में, लगभग वही सेम, यानी कुछ 16-17 सीटों आगे पीछे थी, लेकिन वो रिपीट करना एक बड़ी बात थी। तो और लगातार 2 बार 2014 और 2019 में लोकसभा की जो सीटें आई है बीजेपी की और गठबंधन की, वो 42 सीटें, ये लगातार 2 बार डिलीवर करना, तो चलिए देखिए, यहाँ पर एक तो मनोज जी मेरे साथ है जिन्होंने इस पूरे सर्वे को किया है, वो अपना एक तर्क दे रहे हैं कि देखिए बीजेपी को मिल रहा है, लेकिन इस तरीके का समीकरण बन रहा है। लेकिन जो 2 एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि साहब हमें ये विश्वास नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो एकनाथ शिंदे से पीछे रहेंगे। लेकिन अब मैं यहाँ पर अगले सवाल पे आना चाहूंगी, और वो सवाल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में राज्य कोई भी हो, आके कुल मिलाकर जो वोटर है वो जातियों में अटक जाता है, और जातिगत समीकरण जो है वो अंत में नतीजों में बहुत ज्यादा, जिसे कहा जाए कि अपनी अहमियत रखते हैं। तो महाराष्ट्र में किस जाति का वोट किस पार्टी को गया है, यह जानना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता को लेकर सबसे ज्यादा राजनीति होती है, इसलिए पहले बात कर
लेते हैं मराठा वोटर्स की। ये लीजिए आंकड़ा आ चुका है, बीजेपी को 52% जो है वो मराठा वोट जा रहा है, कांग्रेस को 42% जा रहा है और अदर्स के खाते में 6% वोट जा रहा है। यानी मराठा वोट जो एक बड़ा बहुमत है, बड़ा आंकड़ा है, वो बीजेपी के साथ जा रहा है। लेकिन शिवसेना, ये बीजेपी प्लस से मतलब शिवसेना भी है, मतलब गठबंधन को जा रहा है, गठबंधन को ये जा रहा है। तो ओपिनियन पोल के मुताबिक 52% वोट जो है वो बीजेपी गठबंधन के पाले में है, 42% वोट जो है वो मराठा जो वोट है वो महाविकास आघाड़ी के उसमें जा रहा है। मनोज जी इसको एक्सप्लेन करिए। इसका मतलब आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि एकनाथ जो शिवसेना टूटी है उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। इसको क्या हिंदुत्व के मुद्दे की वजह से ये मराठा वोटर आ रहा है या शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट इनके साथ है इसलिए ये मराठा वोटर बीजेपी गठबंधन के साथ आ रहा है? एकनाथ शिंदे अपने आप में एक बहुत बड़े मराठियों के बीच में पॉपुलर हैं, उद्धव से कम नहीं थे। उद्धव को मराठी जो भी समाज था उस हिसाब से उनको अहमियत नहीं दे रखा था। आज के डेट में ये फायदा जो मिल रहा है बीजेपी को वो कहीं न कहीं शिंदे गुट के कारण मिल रहा है। लोगों को लग रहा है कि हमारी मराठी अस्मिता है वो बरकरार है और उसके अंदर में नेतृत्व दे रहे हैं। जो आप देवेंद्र फडणवीस की बात कर रही थी, वहां से लेकर यहां तक जब आएंगे जातियों का बिखराव देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों एकनाथ शिंदे को आज के डेट में पॉपुलैरिटी मिल रही है। वो साइलेंट पूर्वक रहकर जिस तरीके से काम कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी, सबसे क्या है कि आगे रहकर आप ये कह रहे हैं कि तस्वीर में देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं लेकिन पर्दे के पीछे अगर कोई काम कर रहा है जमीन पर तो वो एकनाथ शिंदे, साइलेंट करके देखिए वोटर के पास बहुत ज्यादा अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे जितना देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। लेकिन जब पब्लिक देख रही है कि हमारे इशूज क्या है, जैसे देवेंद्र बीजेपी के एक अलग इशू होता है और एकनाथ शिंदे गुट के अलग। अभी मराठा वोट की मैंने बात कर ली, अब ओबीसी वोट की भी बात करना जरूरी है क्योंकि कहा जाता है कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से बीजेपी में सत्ता में काबिज हुए तब से ओबीसी वोट बीजेपी के अलावा किसी के साथ नहीं जाता है। 48% जो वोट है बीजेपी गठबंधन को यहां मिल रहा है महाराष्ट्र में, जबकि 40% ओबीसी वोट जो है वो कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा रहा है। सवर्ण हिंदू वोट की अगर बात करें तो 54% सवर्ण हिंदू वोट जो है वो बीजेपी गठबंधन को मिल सकता है, जबकि 32% सवर्ण हिंदू जो है वो कांग्रेस गठबंधन को वोट दे रहा है। दलित वोटों की बात करें तो 42% अनुसूचित जातियों का वोट भी बीजेपी गठबंधन को मिल रहा है, जबकि यहां पर 46% जो है वो कांग्रेस को मिल रहा है, कांग्रेस गठबंधन को। यानी दलितों का वोट जो है उसमें तो जरूर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है, नहीं तो अगर हम ओबीसी की बात करें और सवर्ण हिंदुओं की बात करें तो वहां पर बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 41% अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वोट बैंक की अगर हम बात करें तो 47% अनुसूचित जनजातियों का वोट जो है वो कांग्रेस गठबंधन को मिल रहा है और बीजेपी को गठबंधन को 41% मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर दलित एसटी वोट जो है वो कांग्रेस के खाते में जरूर बड़ी संख्या में जा रहा है, लेकिन सवर्ण हिंदू और ओबीसी वोट जो है वो बीजेपी गठबंधन को मिल रहा है। सुनील जी कैसे देखें इसको? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है और उसके वजह से जो ओबीसी वोट जो जा रहे हैं वो लगातार 2 बार ये यानी प्रूव हो चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के वजह से 2 बार लगातार 42 सीटें जो उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से और देवेंद्र फडणवीस के काम के वजह से वो उन्होंने नेतृत्व किया था महाराष्ट्र में, तो इनका एक कंबाइंड असर उसमें दिखा है और वो भी अभी भी बरकरार दिख रहा है। ठीक है, समीर जी। मुझे लग रहा है कि दलित वोट बैंक आप जो दिखा रहे हो कि कांग्रेस को ज्यादा मिल रहा है, मुझे लग रहा है दलित वोट बैंक हमेशा कांग्रेस के साथ रहा। और आप देखें अभी वर्षा गायकवाड़ को अध्यक्ष बना दिया गया है महाराष्ट्र के अंदर, वो भी दलित से ही आती है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक वोट बैंक कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और जो आगे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ रहेगा। मैं एक जोड़ना चाहता हूँ, रही बात मराठा वोट बैंक की, तो देखिए एक इंटरेस्टिंग किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। 2019 के चुनाव के बाद अमित शाह ने यह पूछा कि ऐसा क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में मिलकर लड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की 105 सीटें आई है, जबकि 2014 में हम अकेले चुनाव लड़ते बिना शिवसेना के, उसके बाद भी हमारी 125 सीटें आई थी। तो 5 साल देवेंद्र के कामकाज और मोदी के 5 साल के सेंटर के सीट के बाद भी शिवसेना के साथ मिलकर लड़ने पर हमारी सीटें कम क्यों हुई? तो अमित शाह ने एक बहुत कॉन्फिडेंशियल सर्वे करवाया था महाराष्ट्र के अंदर इसके लिए। तो जो रिपोर्ट अमित शाह के पास आई उसमें कहा गया कि मराठाओं ने देवेंद्र फडणवीस मराठी होने के कारण मराठा वोट बैंक राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस साथ जुड़ा रहा और आपको मराठा वोट बैंक नहीं मिला है। उसके बाद से अमित शाह ने डिसाइड किया था कि किसी मराठा लीडर को हमें अपने साथ जोड़ना होगा। अजित पवार को लाने की कोशिश उसी संदर्भ में की गई थी और एकनाथ शिंदे
मराठा को लाने की भी कोशिश इसी पृष्ठभूमि में है कि आने वाले समय में जो मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र शरद पवार का गढ़ है, जहां से शरद पवार लगातार मजबूती से मराठा वोट बैंक लेते रहे, उस वोट बैंक में सेंध लगाई जाए और मराठाओं को 3 से 5% वोट बैंक भाजपा में शिफ्ट किया जाए। ये उसी रणनीति का परिणाम है, उसी का फायदा होते हुए दिख रहा है। जी न्यूज़।